जी थर्ड पेज में से। आज हम लोग ईएनटी से ही शुरू करेंगे। जो हम लोग चल रहा था पहले ईएनटी में बहुत सारे चीज देखे थे ईयर में, तो आज हम लोग मिनियर्स डिजीज पर डिस्कस करेंगे। मिनियर्स डिजीज क्या है इस पर देखेंगे और इसके क्या क्या सिम्टम है, इसके क्या कॉज है, क्या इन्वेस्टिगेशन है और कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीजें तो देखेंगे। मिनियर्स यूजुअली कहता है कि मिनियर्स डिजीज अफेक्ट द इनर ईयर। हम लोग देख चुके थे पहले ही कि ईयर के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर ईयर। तो हम लोग एक्सटर्नल में देखें कि कौन कौन से डिजीजेज हैं, मिडिल में भी देखें। अभी हम लोग इनर ईयर की ओर आ रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि एक मिनियर्स डिजीज है। तो कहता है कि मिनियर्स डिजीज अफेक्ट द इनर ईयर, इनर ईयर को इफेक्ट करता है। हम लोग को पहले से पता है कि इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। हम लोग देखे थे कि सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्यूल्स है, कॉक्लिया है। तो एक तो जो कॉक्लिया था वो हम लोगों के हियरिंग के लिए था, और जो वेस्टिब्यूल से सेमी सर्कुलर कैनाल है वो हम लोग के बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पर इनर ईयर की बात जब कर रहे हैं तो दोनों देख रहे हैं कि अफेक्ट हो रहा है। इनर ईयर को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर 2 चीज डिस्टर्ब हो रहा है, हियरिंग और प्लस कहता है कि बॉडी बैलेंस, दोनों को अफेक्ट करता है। इन केस ऑफ मिनियर्स डिजीज यूजुअली अफेक्ट द 1 ईयर्स। पहले तो कहता है कि स्टार्टिंग जो होता है एक ही कान से शुरू होता है, और जो प्रॉब्लम है एक ही कान से होता है, हियरिंग लॉस को इंडिकेट करता है। और भी अलग सिम्टम है, हम लोग देखेंगे। सेकंड कहता है कि जब ये 1 ईयर से होता है तो क्या दोनों ईयर में पॉसिबिलिटी है? तो कहता है लेटर इन लाइफ में आल्सो अफेक्ट द बोथ ईयर। बाद में चल करके हो सकता है कि जब स्टार्ट हुआ हो तो दोनों कान पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो जरूरी नहीं कि एक कान तक ही सीमित रह जाए, दोनों कान पर भी, या फिर एक ही ईयर में जो अपना प्रॉब्लम है वो करता रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी करवा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या, कैसे हम लोग पता करते हैं क्या सिम्टम आता है। तो कहते हैं मिनियर्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिनिटस, हियरिंग लॉस एंड वर्टिगो। ये 3 चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिनियर्स डिजीज के लिए। हियरिंग लॉस, धीरे धीरे इसमें जो हियरिंग लॉस होता है, ग्रेजुअल हियरिंग लॉस, ऐसा नहीं कि अचानक चला गया, धीरे धीरे कम सुनाई देने का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, और फिर हो सकता है कि परमानेंट हियरिंग लॉस की वजह, इसलिए इसमें लंबा समय लगता है। ग्रेजुअली जो हियरिंग है वो धीरे धीरे चला जाता है। दूसरा है कि बैलेंस की जब बात कर रहे थे कि इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्यूल्स है, तो यहाँ पर बैलेंस जब गड़बड़ होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम है, और तो साथ साथ में हियरिंग के साथ साथ में कहता है बैलेंस, स्पिनिंग सेंसेशन, पूरा चक्कर आना, मतलब बॉडी जब भी कहीं हो तो उसको अचानक एनीवेयर, किसी जगह पर किसी भी समय, एनी टाइम वो चक्कर आने का कंप्लेन कर सकता है। वर्टाइगो दूसरा है। टिनिटस, जो साउंड है, एक एक्स्ट्रा साउंड, एडिशनल साउंड इन द ईयर। तो इसमें रिंगिंग साउंड भी है। टिनिटस तो बहुत तरह के साउंड हो सकते हैं, रोअरिंग हो सकते हैं, इस साउंड भी हो सकता है, तो अलग अलग साउंड, लेकिन कहता है एडिशनल टिनिटस होता है, रिंगिंग साउंड इन द ईयर। तो ये मेन 3 चीज जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मिनियर्स डिजीज किसी को है तो ये 3 कैरेक्टर जो सिम्टम है दिखाई देता है। पहला है वर्टाइगो, दूसरा है हियरिंग लॉस, और तीसरा है कि टिनिटस।
ये 3 चीज इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग। नेक्स्ट कहता है कि मेनियर्स डिजीज के क्या कारण हैं। तो पहला बात को कहता है कि मेनियर्स डिजीज के कोई एग्जैक्ट कॉज को कहना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। एग्जैक्ट कॉज कहता है कि बहुत पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि बहुत सारे कुछ कारण है जिसकी वजह से होता है। तो फर्स्ट कहता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी पैथोलॉजी को हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले आता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द in the inner ear या बिल्डअप ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द इनर ईयर। तो यहां पर कहता है कि फ्लूइड्स कहाँ बिल्डअप हो रहा है इनर ईयर में, किस पार्ट में हो रहा है। तो हम लोग को पहले जब पढ़े होंगे तो याद होगा हम लोग को कि 2 तरह के फ्लूइड्स इनर ईयर में पाए जाते हैं, एक होता है पेरीलिम्फ और दूसरा को कहते हैं इंडोलिम्फ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं यहाँ पर इंडोलिम्फ है, उसका एक्सेस अमाउंट प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के वजह से लोग कहते हैं कि जो फ्लूइड्स बन रहा है उसका ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो इसका प्रेशर बढ़ने लगता है। जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो हम लोग देखते क्या है कि इसके बीच में एक हम लोग जो पढ़े हैं पहले राउंड विंडो, ओवल विंडो हम लोग देखे थे। तो ओवल विंडो के जो ऊपर है एस्केला वेस्टिबुली होता है और निचले जो राउंड ओवल विंडो की तरफ है एस्केला वेस्टिबुली और राउंड विंडो की तरफ होता है एस्केला टेम्पिनाई। और बीच में एक लेयर है, पार्टीशन है, जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन और नीचे जो होता है वेसिलर मेम्ब्रेन होता है। तो वेस्टिबुलर जो मेम्ब्रेन है इंडोलिम्फ के जस्ट पार्टीशन, इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ के बीच का एक पार्टीशन है। तो जब भी एंडोलिम्फ का प्रेशर, जब अंदर में फ्लूइड्स का एक्सेस अमाउंट जब बनने लगता है तो वेस्टिबुलर जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है और नीचे यहीं पर हेयरिंग्स, जो हेयर होते हैं जो रिसीव करता है, यही एंडोलिम्फ के जस्ट नीचे से लगा रहता है। तो यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ने लगा तो उसके अंदर जो मूवमेंट है वो सब दिक्कत होने लगा और अल्टीमेटली कभी कभी कहता है कि बहुत जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये रैप्चर भी कर सकता है मेम्ब्रेन। जब रैप्चर करता है तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस है, अपने आप ऑटोमेटिकली हील भी करता है। लेकिन जो चीज रैप्चर कर चुका है वहां पर और फिर से हीलिंग में प्रोसेस में स्कार बनता है। हम लोग पहले भी जानते हैं कि स्किन पर जब भी हम लोग इंसिजन देते हैं तो एक स्कार दिखाई देता है बनने हील करने के बाद। तो यहाँ भी वही होता है कि अल्टीमेटली अपने आप वो हील कर जाता है। और यहाँ पर जो देखते हैं कि बैलेंस क्यों गड़बड़ होता है, तो जो बैलेंस करने का है तो कहता है कि पेरीलिम्फ की बनावट और इंडोलिम्फ की बनावट टोटली डिफरेंट है और जब दोनों मिलता है तो जिसकी वजह से अचानक उसको चक्कर आता है रैप्चर करने के बाद। और बहुत केसेस में रप्चर करता है, दूसरे केस में होता है कि सिर्फ अभी प्रेशर बढ़ा है तो उसका सिम्टम आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अगर स्कैरिंग हुआ है तो ये हेयरिंग लॉस करवाएगा, इसलिए कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पर एक स्कार बन चुका है। हील तो कर गया है लेकिन स्कार बन गया है जिसकी वजह से हो सकता है कि लॉस ऑफ जो हेयरिंग है उसका ग्रेड कुछ ज्यादा बढ़ जाए। मतलब हेयरिंग लॉस बहुत तरह के होते हैं, माइनर, मेजर, मॉडरेट, सीवियर। तो बहुत तरह के वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं टेस्ट के जरिए कि कितना हेयरिंग लॉस है और किस तरह के हेयरिंग लॉस है। तो सेंसरी यहाँ पर जो होता है सेंसरी हेयरिंग लॉस है। हम लोग 2 तरह के पढ़ते हैं कि हेयरिंग लॉस, एक होता है कंडक्टिव और दूसरा सेंसरी। तो यहाँ पर जो इनर ईयर पार्ट है वहां पर सेंसरी और एक न्यूरल भी है। अगर कोई न्यूरॉन्स में अगर प्रॉब्लम, कंडक्शन का प्रॉब्लम हुआ तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेंसरी, जो जहां से सेंसेशन लेने की काम, इसलिए इसको सेंसरी हियरिंग लॉस भी, अगर एग्जैक्ट टर्म की बात करते हैं तो सेंसरी हियरिंग लॉस होता है। तो फ्लूइड्स बढ़ने की वजह से देखें, पहला तो कहा कि कोई कारण एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन दूसरा कारण कहता है कि कुछ पैथोलॉजी है जो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप होना, और उसमें भी फ्लूइड्स कौन सा कहता है कि इंडोलिम्फ। और नेक्स्ट कहता है कि कुछ है ऑटो इम्यून डिजीजेस,
बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं जिसकी वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और कुछ एलर्जी की वजह से कहता है कि कभी-कभी एलर्जी की वजह से भी ऐसा सिचुएशन होता है। कुछ डाइट से रिलेटेड भी कहता है कि एक्सेस साल्ट डाइट लेने की वजह से भी ऐसा होता है। एक्सेस साल्ट बहुत लोगों को खाने की आदत होती है, तो एक्सेस साल्ट लेने से फ्लूइड बिल्डअप होता है, तो हो सकता है कि वहां पर फ्लूइड बिल्डअप करवाए। इसलिए हम लोग इसके ट्रीटमेंट में हम लोग पार्ट में रखते हैं कि लो साल्ट डाइट या रिस्ट्रिक्टेड साल्ट डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फ्लूइड बिल्डअप ना हो। और फ्लूइड निकालने के लिए कुछ हम लोग मेडिसिन देखेंगे। पहले तो हम लोग देखें कि इसके कारण के साथ साथ हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिससे हम लोग पता करें कि ये मेनियर्स डिजीज है, कैसे डायग्नोज करें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत सारे सिम्टम भी हैं। एक बार हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं सिम्टम को, कि अभी तो सिम्टम हम लोग मेन 3 सिम्टम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा कि टिनिटस, उसके बाद हियरिंग लॉस, और तीसरा था वर्टाइगो। ये 3 सिम्टम है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं जो हम लोग देखते हैं। पहला तो 3 जो सिम्टम है, इसके अलावे कहता है हेडेक। जब भी कहता है कि जब वर्टाइगो होता है तो ऐसे केस में हेडेक भी परसिस्ट करता है। तीसरा जो हम लोग देखें, स्पिनिंग सेंसेशन जो हो रहा है, चक्कर आने के बाद, तो डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। चक्कर जब आता है तो सिर्फ खड़ा है आदमी तो बैठ जाता है, गिर भी सकता है। स्पिनिंग, तो डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। नेक्स्ट कहता है कि फुलनेस ऑफ द ईयर, कान के अंदर हमेशा कुछ भारी भारी जैसा फील करना। फुलनेस ऑफ ईयर का कंप्लेन भी लोग करते हैं। और रिंगिंग साउंड, जो हमने कहा कि टिनिटस है, रिंगिंग साउंड इन द ईयर, ये सब कंप्लेन है। जो सिम्टम है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि हमको ये सिम्टम आ रहा है और क्या हो सकता है। तब हम लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ, कि हम लोग अगर डायग्नोसिस हमको लग रहा है कि ये 3 कंप्लेन, चीफ कंप्लेन जो है, वर्टाइगो होना, टिनिटस होना और रिंगिंग साउंड, टिनिटस, उसके बाद हियरिंग लॉस, ये 3 साइन अगर हम लोगों को मिल रहा है कि बहुत प्रोमिनेंट है ये, तब हम लोग को दिमाग इस तरफ जाता है कि हो सकता है कि ये मेनियर्स डिजीज ही हो। तब हम लोग उसी बेस पर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो सबसे पहला ऑडियोमेट्री, जिससे हम लोग पता करते हैं कि कितना हियरिंग लॉस है और किस टाइप के हैं। ऑडियोमेट्री से ये पता चलता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कौन से, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की तरफ है, कंडक्टिव नहीं है। अगर कोई पर्दा फटा होता, चाहे वो उसके ऑसिकल्स में कोई प्रॉब्लम होता, तो हम लोग देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कंडक्शन प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिव। लेकिन यहाँ पर जो मिल रहा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये मिल रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना हियरिंग लॉस है और कितने दिन से बीमारी है उस पर, और कितना फ्लूइड्स अंदर बिल्डअप हुआ है, वो सब बातों पर निर्भर करता है कि वो कितना हियरिंग लॉस होगा। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो ये सिचुएशन और ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। तो पहला तो हम लोग देखते हैं ऑडियोमेट्री, और तीसरा हम लोग और भी करते हैं कि बैलेंस का टेस्ट करते हैं। बैलेंस टेस्ट करने से ये पता चलता है कि वाकई है कि नहीं। तो बैलेंस के लिए हम लोग इलेक्ट्रो निस्टेगमोग्राफी करते हैं, जिससे पता चलता है कि मेनियर्स डिजीज है कि नहीं। दूसरा होता है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, देखते हैं, ABR करते हैं उसको। तो ऑडिटरी ब्रेन जो रिस्पॉन्स है, इससे भी पता करते हैं कि वो मेनियर्स डिजीज है कि नहीं। नेक्स्ट फिर इसके लिए वेम टेस्ट करते हैं। वेम में वेस्टिबुलर इवॉक्ट मायोजेनिक पोटेंशियल देखते हैं, वेम टेस्ट है। इससे भी कंफर्म करते हैं कि वो बॉडी बैलेंस का डिस्टरबेंस है कि नहीं। तो ये सब जो है हम लोग, या फिर एक और टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, जो हम लोग हियरिंग के लिए है, साथ साथ बैलेंस के लिए भी इसमें इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी करते हैं। ये सारा टेस्ट है, जिससे दूसरा नेक्स्ट टेस्ट है रोटेटरी चेयर पर हम लोग बैठा करके, जो कंप्यूटर टेबल होता है उसके ऊपर बैठा करके हम लोग घुमाते हैं पेशेंट को,
और देखते हैं कि क्या अगर घुमाते हैं और चक्कर आने का कंप्लेन अभी तुरंत इंस्टेंटली करता है, इसका मतलब कि मेनियर्स डिजीज के फेवर में है। तो ये सब टेस्ट से हम लोग बैलेंस को पता करते हैं और कंफर्म करते हैं कि मेनियर्स डिजीज है कि नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट, हम लोग देख चुके हैं अभी कि बीमारी क्या है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम क्या है और इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट पर बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो सबसे पहला कहता है कि दिक्कत हो रहा है क्या, वॉमिटिंग, नॉजिया वॉमिटिंग भी होता है। चक्कर आने के जब वर्टाइगो होगा तो इसके साथ साथ एसोसिएटेड नाउजिया वॉमिटिंग, या तो उल्टी के जैसा मन कर रहा हो या फिर उल्टी हो रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कहते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स देते हैं। एंटीएमेटिक ड्रग्स से दोनों चीज होता है कि एक तो वॉमिटिंग टेंडेंसी चला जाता है और स्पिनिंग सेंसेशन भी कम होता है। नेक्स्ट कुछ सेडेटिव का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि नींद आना चाहिए। प्रॉपर चक्कर आने की वजह से लोगों को नींद नहीं भी आता है, तो ये देने से। नेक्स्ट कहता है कि हम लोग सबसे अभी पैथोलॉजी हमने देखा कि प्रेशर बढ़ने के कारण हुआ है, तो हम लोग ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रेशर घटे। फ्लूइड का प्रेशर को घटाना है हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग डायूरेटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। डायूरेटिक्स मतलब कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे। तो यूरिन के आउटपुट बढ़ाने से कहता है कि जो फ्लूइड्स हैं उस लेवल बॉडी के किसी हिस्से से भी फ्लूइड्स को ड्रेन आउट करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो डायूरेटिक्स देते हैं तो इससे फ्लूइड का जो लेवल है घटता है और उसमें फिलहाल उसको टेम्पररी मतलब कि रिलीफ मिलता है कि चक्कर आने की। अगर लंबे समय तक रहेगा तो बहुत दिन से है, तो हम लोग को ट्रीटमेंट भी उसी बेस पर हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला हमने देखा एंटीएमेटिक, दूसरा डायूरेटिक्स देखा, और तीसरा हम लोग देते हैं कि जो लंबे समय तक आए नहीं, क्लोरप्रोमाजीन्स हैं। तो ये ड्रग्स हैं, ये लंबे समय तक इसको दिया जाता है और ये रिवर्सिबल थोड़ा सा दिक्कत है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल कंडीशन है। इसको घटना बढ़ना वो फ्लूइड के लेवल पर ही सब कुछ डिपेंड करते रहता है कि कितना उसका बढ़ेगा प्रॉब्लम, या उसको जो हमने बताया वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो फ्लूइड्स के लेवल है उसको बैलेंस में है कि नहीं। ये सब बातों पर ही निर्भर करता है कि उसको कितना इम्प्रूवमेंट्स होगा। तो अगर प्रॉपर जो बताए हैं साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, बहुत कम मात्रा में नमक को खाना है, बहुत ज्यादा लेने की वजह से फिर फ्लूइड्स ज्यादा बनने लगेगा, तो वो सारी सिचुएशंस हैं तो जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और अगर जो बताया गया है वो या फिर मेडिकेशन नहीं लेता है तो दिक्कत है। दूसरा स्लीप डिस्टरबेंस में हमने कहा कि कुछ सेडेटिव ड्रग्स इसलिए लेते हैं कि जब दिन में क्या होता है कि बहुत तरह के ओवर क्राउड्स जो साउंड है आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से अपना साउंड कुछ डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन जब आदमी सोता है रात में तो सब साइलेंट हो जाने की वजह से उसके कान के अंदर जो साउंड है वो तेज हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में कहता है कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं उसको, हम लोग कहते हैं कि आप एक ऐसा घर पर कुछ ऐसे आवाज करने वाले चीजों को लगा लें, जैसे खराब पंखा हो, मतलब कि जो आपके कान से ज्यादा आवाज तेज हो उस पंखे का, तो आपको लगेगा कि चलिए पंखा चल रहा है, तो आपका अपना जो साउंड है वो नहीं पता चलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं वैसा एक सब्स्टिट्यूट है कि आपको ऐसे सिचुएशन या आपको अपनी जिंदगी को उसी अनुकूल ढालना होगा आपको, जिससे कि लगे कि हम दूसरा होता है कि सेडेटिव हमने दिया कि हो सकता है नींद आ जाए तो उसको रिंगिंग साउंड भी पता ना चले और अच्छा नींद ले सके। आवाज में जब एक्स्ट्रा आवाज एडिशनल साउंड जब कान में आता रहेगा तो नींद बहुत अच्छा नहीं आता है किसी को। जब नींद टूटेगा तो फिर उसी तरह का आवाज आना शुरू होगा। इसीलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि सेडेटिव देते हैं कि नींद आ जाए और उसको अच्छा फील हो, मॉर्निंग में सुबह उठे तो लगे कि हमने पूरा नींद लिया
और उसको आराम फील करे, इसलिए कि हेडेक भी परसिस्ट करता है। हमने कहा है कि अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो हेडेक होने लगेगा। एक तो प्रॉब्लम है ही, और दूसरा ये हेडेक का एक नया प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सेडेटिव ड्रग्स देते हैं, जिससे कि रात में उसको अच्छा नींद आ सके और बिना किसी डिस्टरबेंस का। तो ये सारा सिचुएशन था मेनियर्स डिजीज का। अगर तुम लोगों को अब कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो।